रत्नेश के साथ जो हुआ वो आप लोगों के साथ होता तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होता, कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी है ये मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर रत्नेश अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छी खासी लाइफ तो नहीं लेकिन एक गरीबी वाली लाइफ जरूर काट रहा था। इनके पिताजी के पास एक छोटी सी खेती थी जिसमें इनका पूरा घर का पालन पोषण चला करता था। ज्यादा पैसे ना होने के कारण जो रत्नेश था इसकी पढ़ाई भी सिर्फ और सिर्फ 10 तक ही हुई थी। उसके बाद इनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसको पढ़ा लिखा सके। उसके बाद जो रत्नेश था अप्रोक्स 20-22 साल का हो चुका था और पिताजी की जो एज थी वो अप्रोक्स 55-65 साल आप मान सकते हो। इस वजह से उनसे अब खेतों में ज्यादा काम नहीं हो पाया करता था। तो जो रत्नेश है वो अपने पिताजी के साथ उनकी खेती में मदद करवाया करता था, हाथ बंटवाया करता था। और रत्नेश का नेचर इस प्रकार का था ना कि अगर पिताजी कोई बात बोल दे कि बेटा ये काम करना है तो रत्नेश जो भी हो उसके जान पे भी आ जाए लेकिन वो काम करके ही रहता था। क्योंकि रत्नेश ऐसा था, अपने पिताजी को बहुत ज्यादा मानता था, वह बहुत ज्यादा आदर करता था, वो उनकी बातों को टालता नहीं था, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यार करता था उनसे। इस वजह से उनकी बात कभी भी नहीं टालता था। तो ये दोनों हमेशा अपने साथ में जो होता है खेती वगैरह करते आए थे। पैसे इनके पास बहुत कम ही रहते थे, जो घर का पालन पोषण चलता था वही छोटी सी खेती से चलता था। एक टाइम की बात है, ये लोग अप्रोक्स 2-3 महीने कुछ तो भी बोकर बहुत मेहनत कर कर उसको उगाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि अब उसको अगले 1-2 दिन में उनको पूरी तरीके से उसको काट कर शहर ले जाकर बेचना था। लेकिन उधर बीच क्या हो जाता है कि जब एक रात ये लोग अपना घर आते हैं, जब सुबह अपना काम वगैरह कर कर घर आते हैं, इनके मन में ये चल ही रहा था कि कल परसों हम जो बोए उसको काट कर बेच आएंगे। लेकिन उसी रात बड़ी भयानक आंधी तूफान आती है। ये इतनी बुरी तूफान और बारिश थी, आंधी थी कि इनकी पूरी खेत की ऐसी तैसी कर दी थी। पूरा खेत इनका खराब हो जाता है, तहस नहस हो जाता है पूरी तरीके से। सुबह ये लोग आते हैं, बाप बेटे दोनों आते हैं। अपने खेत को इस हालत में देख के दोनों को बहुत बुरा लगता है। दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब इनके घर में पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे थे। अब जो पैसे आने वाले थे वो ये खेती से ही आने वाले थे। तो ये जब देखते हैं पिताजी तो पिताजी अपने आप को संभाल नहीं पाते, उनकी आंखों में आंसू सा आने लगता है। तो रत्नेश जो था बुरा तो इसको भी लग रहा था, लेकिन वो अपने पिताजी को संभालते संभालते किसी तरीके से घर ले आता है। घर आने के बाद ये पिताजी को समझाता है कि पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं घर में पैसा लेकर आऊंगा। पिताजी बोलते हैं कि बेटा अब तू क्या करेगा, जो हम लोगों ने इतने महीनों से बोया था वो एक रात में पूरी तरीके से तबाह हो गया, खत्म हो गया। अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों के पास पैसे तक नहीं बचे। तो रत्नेश बोलता है अरे पिताजी मैं हूं ना, मैं कुछ भी करूंगा, आप परेशान मत हो, मैं पैसा लेकर आऊंगा घर। ये बोलता है रत्नेश अपने पिताजी से और घर की बाहर की तरफ जाने लगता है। अब रत्नेश को भी यह बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो पैसे कहाँ से और कैसे लाएगा। बहुत ज्यादा परेशान था वो। थोड़ा सा जो है अपना घर से बाहर निकलता है, थोड़ा गांव के थोड़े आउटर एरिया में जाता है, बाहर के एरिया। वहां पर एक पेड़ था, वही पेड़ के नीचे वो बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। अपने पिताजी की ये कंडीशन उससे देखी नहीं जा रही थी, बहुत ज्यादा रो रहा था बैठकर। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो डंडे की मदद से चलते हुए इसके पास आता है और वो बोलता है अरे बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो। तो रत्नेश जो होता है इसको देखता है और जब ये बूढ़ा आदमी उससे पूछा था ना रत्नेश से, तो रत्नेश का ऐसा था कि जो दर्द था वो पूरी तरीके से उभर पड़ा और रत्नेश उस बूढ़े आदमी को सारी बात बताते बताते रोने लगता है कि दादाजी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं इस वजह से रो रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत रो रहा था। तभी वो बूढ़ा आदमी जो था वो बोलता है कि अरे तुम परेशान मत हो, मुझे एक ऐसे लड़की की ही जरूरत थी जो काम कर सके। दरअसल क्या है ना,
इसी गांव में एक मुर्दा घर में मेरी पहचान है। अगर तुम वहां पे काम करना चाहो तो मैं तुमको काम पे लगवा दूंगा। 5,000 महीने के मिलेंगे। ये सुनता है रत्नेश खुश कि 5,000 महीने के। कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा, कुछ भी हो कर लूंगा। रत्नेश की हामी भरना चालू हो जाती है। लेकिन बूढ़ा आदमी ये भी बोलता है कि बेटा दिन के टाइम पर नहीं करना, रात के टाइम पर करना है। रात को 8 बजे से 5 बजे तक उस मुर्दा घर के बाहर बैठ के चौकीदारी करना है। रत्नेश बोलता है बस इतनी सी बात है, मैं बहुत आराम से कर लूंगा दादाजी, आप बस मेरा एक बार काम लगवा दो। तो दादाजी बोलते हैं ठीक है, मेरे साथ चलो। अब ये दादाजी के पीछे चलता ही जा रहा है। दादाजी पहले इसको एक जंगल में ले जाते हैं। थोड़ा आगे ही गांव से आउटर जाते जाते पहले एक जंगल आता है, और वो जंगल क्रॉस करते ही ये क्या देखता है रत्नेश कि वहां पर एक बहुत पुराना सा और बहुत टूटा फूटा और बहुत बंजर सा एक बहुत पुराना सा मुर्दा घर है, जिसकी लाल कलर की लाइट टिमटिमा रही है, वो भी दिन के टाइम। रत्नेश को ये देखकर थोड़ा अजीब भी लगता है। वो दादाजी से बोलता है अरे दादाजी आप ये बताइए ये मुर्दा घर यहाँ पे कैसे और कब आया? क्योंकि रत्नेश का आना जाना इस सड़क से लगा ही रहता था, लेकिन आज तक उसने ये मुर्दा घर कभी भी नहीं देखा था। इसकी वजह से उसको बहुत हैरानी हो रही थी कि ये मुर्दा घर आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया और ये आज अचानक से कैसे आ गया। तो बूढ़ा आदमी क्या बोलता है, अरे बेटा अपना काम करो ना, मैं तुमको काम में लगवा रहा हूँ, तुम पैसे लो, आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनना है तुमको? बोलता है रत्नेश हाँ ये भी सही है, आपकी बात सही है, चलिए ठीक है बात करवा दीजिए, लग गया तो अच्छी बात है। वो बूढ़ा आदमी उस मुर्दा घर के अंदर जाता है, रत्नेश को भी अपने साथ लिए जाता है। अंदर एक मोटा सा हट्टा कट्टा एक आदमी बैठा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी सब कुछ उस आदमी से बताता है कि ये बेटा ऐसा ऐसा है, इसका अगर काम लगे रात के टाइम पे, ये करना चाहता है, इसको लगवा दो। वो आदमी बोलता है नेकी और पूछ पूछ, हम तो लड़के ही ढूंढ रहे थे। ये बोलते ही रत्नेश समझ जाता है कि मेरा काम लग गया। वो बहुत खुश हो जाता है और वाकई में उसका काम लग भी गया था। वो मोटा जो आदमी बैठा हुआ था वो बोलता है तुमको रात को 8 बजे से 5 बजे तक, मतलब रात के 8 बजे से सुबह 5 बजे तक यहाँ पर बैठना है और रहना है। कोई बाहर का आदमी अंदर न जाए और कोई अंदर का आदमी बाहर ना आए। ये बात थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन रत्नेश लिटरली जब ये सुनता है कि मेरा मतलब काम लग गया है, वो बहुत खुश हो जाता है। उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। वो इतना खुश हो जाता है कि 5,000 रुपए मुझे महीने के मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रात भर बैठने के। बहुत ज्यादा खुश था। ये बात करता है बूढ़ा आदमी कि ठीक है आप इसको काम पे रख लो, ऐसा ऐसा। वो अपना दूसरा गांव तरफ निकल जाता है और जाते जाते जो रत्नेश था वो बहुत बहुत हाथ जोड़कर थैंक्स बोलता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी मदद की, आपने एक रोते हुए लड़के को खुश किया, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। बहुत दुआएं दी। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो। वो भी चला जाता है। अब ये जो मोटा सा आदमी बोलता है, ये बोलता है कि ठीक है अभी तो कोई काम नहीं है, रात के वही 8 बजे तक आ जाना और सुबह 5 बजे तक घर चले जाना। वो बोलता है रत्नेश ठीक है, मैं आपको सीधा रात को 8 बजे यहीं पे मिलता हूँ। रत्नेश बहुत ज्यादा खुश था। इसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। ये नाचते नाचते घर जा रहा था कि कहीं ना कहीं से अब मुझे पैसे मिलते रहेंगे, कम से कम वो खेती से अच्छा ही रहेगा। वो जब कुछ आता रहेगा तो उस खेती में भी लगाते रहेंगे, उसको भी बढ़ा लेंगे। बहुत खुश था। खुशी खुशी घर पहुंचता है। पिताजी माताजी दोनों से ये बात बता देता है। तो जो इसके पिताजी होते हैं ये बात सुनते हैं, इनको थोड़ी अजीब लगती है लेकिन थोड़ी खुशी भी होती है। तो ये बात क्या बोलते हैं, रत्नेश से एक बार ये बोलते हैं कि बेटा ये कौन सा मुर्दा घर है जो आज तक इस गांव में नहीं था और आज अचानक से इस गांव में मुर्दा घर कहाँ से आ गया? तो रत्नेश बोलता है अरे मैंने भी यही पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमको पैसा मिल रहा है, तुम अपना पैसे से काम करो, क्या करोगे जानकर। तो इनके पिताजी बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रात के टाइम पे थोड़ा संभल कर रहना, ठीक है?
अब जाओगे वहां पर रात भर रहोगे, पता नहीं वहां का क्या माहौल है क्या नहीं, लेकिन थोड़ा सा सावधान सतर्क और संभल कर रहे ना। तो जो अपना रत्नेश था ये बोलता है, अरे पिताजी रात भर बैठना ही तो है, उसमें क्या संभल कर रहना, होगा टाइम मिलेगा तो वहीं सो लूंगा, सोते सोते तो कब रात से दिन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पिताजी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। रत्नेश बहुत ज्यादा खुश था। टाइम बीतता है, धीरे धीरे शाम होती है, शाम से सीधा रात होती है। अब रात होती, रत्नेश के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट था। आज उसका पहला दिन था काम का। वो अपना जो है कोई तो भी बैग रखता है जिसमें वो थोड़ा बहुत खाना पानी और रख के वो चल देता है वही तरफ। जंगल को क्रॉस करता है और जंगल को क्रॉस करते ही वो मुर्दा घर पहुंचता है। मुर्दा घर देखने में थोड़ा वियर्ड सा लग रहा था, थोड़ा हॉरर भी लग रहा था, क्योंकि उसके जो लाल कलर की लाइट दिन में टिमटिमाती हुई दिख रही थी तो उतना कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन अभी के टाइम पर थोड़ा सा खौफनाक हॉरर लगने लगा था, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी नहीं था। ये पहुंचता है, अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद अंदर वही मोटा सा आदमी बैठा हुआ था। वो बताता है, अरे रत्नेश तुम आ गए, चलो बहुत अच्छा किया, अब चलो मेरा टाइम हो गया है, मैं भी बैठे बैठे थक गया हूँ, अब मैं निकलता हूँ घर। अब तुम बैठो, मैं सुबह 5 बजे तक आ जाऊंगा, उसके बाद तुम है जो निकल जाना। रत्नेश ऐसा बोलता है कि ठीक है आप जाओ, मैं यहीं पर बैठा हूँ। लेकिन वो जो मोटा सा आदमी था वो जाते जाते क्या बोलता है कि बेटा रत्नेश, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, उसको थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। वो बताता है कि अगर रात के टाइम पर हो सकता है कि अंदर से कुछ गिरने पड़ने या किसी के बुलाने या किसी के कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें आए ना, तो बेटा अंदर मत जाना, कुछ भी हो जाए लेकिन अंदर मत जाना, ये गलती बिल्कुल मत करना। रत्नेश होता है, थोड़ी सी स्माइल करता है, अरे हो गया, मेरा पहला ही दिन है और आप आज से ही मजाक करना शुरू कर दे, कितना मजाकिया आदमी हो आप, ये बोल देता है। लेकिन जो मोटा सा आदमी था बोलता नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, अंदर से कोई भी आवाज आए तो अंदर बिल्कुल मत जाना, तुम बाहर बैठो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, एक बात और याद आई, जाने से पहले ये एक लॉकेट है, मैं तुमको दे रहा हूँ, इसको तुरंत पहन लो, इसको पहन लो ताकि तुम रात भर सेफ रहो, तुमको कुछ भी ना हो, तुम्हारे पास कुछ आ ना पाए। ये बात सुनते रत्नेश के मन में थोड़ा घबराहट होने लगती है। उसको समझ आ जाता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा, अंदर से थोड़ा घबरा सा गया था। जब ये सब बता देता है, वो लॉकेट देता है, रत्नेश लेता है, बोलता है ठीक है मैं पहन लूंगा, आप जाइए। बोलता है कि हाँ इसको याद से पहन लेना, ठीक है, ये बोलता है। और ये जो है अपना मोटा सा आदमी ये अपना घर की तरफ निकल जाता है। अब रत्नेश इस मुर्दा घर पे बिल्कुल भी अकेला है, बाहर बैठा हुआ है। अभी तो 8:30 ही बजे हो, दूर दूर तक अभी से ही सन्नाटा छा गया था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक आवाजें आ रही थी कुत्तों की रोने की। वो जो ताबीज वो दे कर गया था वो रत्नेश ऐसे ही रख देता है, सोचता है अभी पहन लूंगा बाद में, वो ऐसा इग्नोर करता है। उसको पता नहीं क्यों उस बात पे थोड़ा सा बिलीव या ऐसा कुछ हो रहा था, इशू हो रहा था उसके दिमाग में कुछ, वो नहीं पहनता, वो बस ऐसा रख देता है कि अभी पहन लूंगा, थोड़ा रात हो जाए, अभी खाना वाना खा लूंगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा लॉकेट था, लटकता, इस वजह से वो रख दिया था। ठीक है भाई, अब टाइम बीतता है, अब जो सन्नाटा था वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। रात पूरी हो चुकी थी, रात के अप्रॉक्स वही 11:30 या 12 बज चुके थे। अब ये टाइम था कि इतनी देर बैठे बैठे जो अपना रत्नेश था इसको बोर सा हो गया था। अब ये सोच रहा था कि यार ऐसा क्या करूं कि मेरा टाइम पास हो जाए। इसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, खाना पानी सब कर चुका था, फुर्सत था, बैठा हुआ था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था, थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही थी, मौसम थोड़ा अच्छा था भाई। ये बैठा था, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करे। ये सोचता है कि यार क्यों ना मैं सो लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखने वाला कोई है ही नहीं, मैं सो लूंगा तो क्या ही हो जाएगा, सोना का सोना हो जाएगा और काम का काम हो जाएगा, पैसा का पैसा मिल जाएगा। कौन देख रहा है भाई कि मैं यहाँ जाग रहा हूँ या नहीं, वो दादाजी भी निकल चुके हैं, वो भी निकल गया, कौन ही देखेगा। माइंड में सब चल रहा था। रत्नेश यही करता है,
वो सोचता है कि मस्त अपना कुर्सी लगाया है, थोड़ा सा सरकता है, सर ऐसा टिकाता है और सो जाता है। टाइम बीतता है, रात के अप्रॉक्स 3 बज चुके थे। रत्नेश ऐसा खर्राटा मार के सो ही रहा होगा, तभी इसके कान में कोई एकदम जमा के एक चपाटा मारता है। रत्नेश हड़बड़ा के उठ जाता है, तुरंत ऐसा कर लेता है कि कौन है भाई, कौन है, मार दिया मुझे, ऐसा ऐसा करके देखने लगता है। लेकिन उसको दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो बहुत तेजी से छटपटा के उठा था, अगल बगल देखता है, लेकिन कोई भी नहीं समझ आ रहा है, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखा दे रहा है। और जो वाकई में इसके कान में पड़ा था ना, ये वाकई में फील दे रहा था कि किसी ने वाकई में बहुत कस के घुमा के मारा है। ये वाकई में उसे फील हुआ था, लेकिन देखने में उसको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा रत्नेश घबरा सा जाता है ये देखने के बाद कि उसको वाकई में किसी बहुत तेजी से घुमा कर दिया है। रत्नेश लिटरली इतनी तेज उसके मुंह में वो पड़ाका पड़ा था कि उसकी नींद पूरी तरीके से टूट के खत्म हो गई थी। अब उसको नींद ही नहीं आ रही थी। वो सोचता है कि यार 3 बज ही गया है, 1-2 घंटे की बात और है, अब बैठे बैठे थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। सो चुका हूँ और पता नहीं क्या अजीब सा इतना तेज, पता नहीं कौन मार के चला गया, दिखाई भी नहीं दिया साला कौन था इतना तेजी से मार के चला गया, कुछ नहीं समझ आ रहा है। अब अप्रॉक्स 1-2 मिनट हुए होंगे, ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर ही रहा था, दूर दूर तक नजरें घुमा ही रहा था। वही मुर्दा घर से एक लोहा गिरने की आवाज आती है बहुत तेजी से। ये आवाज सुनते ही रत्नेश थोड़ा घबरा जाता है कि इतने सन्नाटे में अचानक से अगर इतनी तेज आवाज आ जाए तो घबराहट तो होती ही है। और ये तो आवाज तो मुर्दा घर के अंदर से आई थी। बहुत ज्यादा डर सा जाता है इसको। वही बात, उस मोटे वाले आदमी की बात याद आने लगती है कि बेटा कुछ भी हो जाए अंदर मत जाना। रत्नेश सोचने लगता है क्या करूं यार, जो जो उसने बोला था वही वही सब मेरे साथ होने लगा। अब मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बिल्कुल परेशान सा हो गया था रत्नेश। तभी रत्नेश के मन में पता नहीं कहां से एक आइडिया आता है कि यार वो जो मोटा सा आदमी था उसने बताया था कि अंदर मत जाना, लेकिन मैं बाहर से दरवाजे में झांक कर तो देख सकता हूँ कि अंदर कौन है यार, कौन घुसा हुआ है जो सामान वगैरह गिरा रहा है अंदर। मतलब समझ रहे हो, उसको उसका बॉडीगार्ड का काम था भाई, उसको देखना जरूरी है। अंदर जाने को मना किया था लेकिन देखने को नहीं मना किया था। रत्नेश वही काम करता है। वो खड़ा होता है और दरवाजे के पास, जब उसका थोड़ा सा मतलब पोल खुला हुआ था, लकड़ी का दरवाजा था, टूटा हुआ था इतना सा, वो ऐसा आंख लगा कर देखता है तो क्या पाता है कि वहां पर लोहे के अंदर बहुत सारी बॉडीज धरी हुई है, जिसमें से एक बॉडी बाहर की तरफ और बीचों बीच ऐसे पड़ी हुई थी। और वहां पर एक लड़की है, जो लड़की है या औरत है ये भी नहीं पता चल रहा। वो उधर की तरफ मुंह करके बैठी है और रत्नेश को सिर्फ और सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दे रही है। और रत्नेश ये देखता है कि वो कोई तो भी एकदम सफेद ड्रेस में है, बाल उसके पूरे खुले हुए हैं। रत्नेश को कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि वो औरत है या लड़की है, वो कर क्या रही है। वो जो डेड बॉडी गिरी हुई है वो उसी के सर के पास बैठी और ऐसा कुछ तो भी हाथ चलाकर ऐसा ऐसा कर रही थी। रत्नेश को पीछे से ऐसा दिखाई दे रहा था। तभी रत्नेश बोलता है, ए कौन है, अंदर कहां से घुसे और तुम हो कौन। जैसे ही रत्नेश का ये बोलना हुआ है, वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो इसको बहुत बुरी तरीके से पलट कर देखती है। और जब पलट कर देखती तो विश्वास नहीं मानोगे, रत्नेश के तो पूरे जैसे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसका दिमाग पूरी तरीके से शून्य रह जाता है। क्योंकि वो जो औरत या लड़की थी वो उस बॉडी का जो चेहरा था उसको बहुत बुरी तरीके से नोच नोच कर अपने मुंह से खा रही थी। और वो लड़की भी कोई साधारण नहीं थी, उसकी आंखों से अजीब सा ही लाल पानी बह रहा था, बहुत खौफनाक दिख रही थी। दांत इतने बड़े बड़े थे कि पूछो ही मत, पूरे जबड़े से ऐसे निकले हुए थे। ये मंजर देखने के बाद जो रत्नेश होता है ये बहुत तेजी से चिल्लाता है और नॉन स्टॉप अपने गांव की तरफ भागता है।
जहां से ये आया हुआ था। भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है। जैसे ही घर पहुंचने वाला था, जैसे ही घर का दरवाजा इसको दिखाई दिया है, वैसे ही ये क्या पाता है कि वही लड़की या वो औरत उसके दरवाजे के सामने खड़ी हुई है और वो इस वजह से उसको देख रही है। और जैसे ही इसको देखी है, वो इसकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ते 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 आई और रत्नेश का ऐसा गला पकड़ी है, गला पकड़कर अपने इतने बुरे नखून वाले हाथों से इतना बुरा उसके मुंह पे मारा है कि रत्नेश वहीं ऑन द स्पॉट बेहोश। सुबह होती है, रत्नेश की जब आंख खुलती है, अपने घर पे बिस्तर पे पड़ा हुआ होता है। बहुत ज्यादा हड़बड़ा के उठा था। उठने के बाद पिताजी इसके बोलते हैं कि बेटा क्या हो गया, बुरा सपना देख लियो क्या? लो पानी पी लो, तुमको कब से उठा रहा हूँ, तुम अजीब अजीब तरीके से चिल्ला रहे हो, ऐसा ऐसा कर रहे हो, तुमको बहुत देरी से उठा रहा हूँ, खेती पे नहीं चलना क्या आज? रत्नेश ये सब सुनकर सन्न रह जाता है कि अरे पिताजी आप क्या बात कर रहे हैं, मेरी तो नौकरी लग गई थी ना मुर्दाघर में, हमारा खेत तो पूरी तरीके से तबाह हो गया था बारिश के चलते। पिताजी बोलते हैं क्या बोल रहे हो, बुरा सपना देख लियो क्या कोई? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। वो रत्नेश बोलता है कि नहीं पिताजी, हमारी तो खेती जो है वो बरसात से खत्म हो गई थी, आंधी तूफान आया था और मेरा जो है नौकरी लग गया था एक जगह यही गांव में, एक मुर्दा घर में रात के टाइम पर। तो पिताजी बोलते हैं सपना देख लियो बेटा, चलो उठो खेती करने चलना है, बहुत देर हो गया तुम्हारे चक्कर में। रत्नेश को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। रत्नेश उठता है अपने बिस्तर से, भागता 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 ये वहां जाता है जहां पर इसको वो मुर्दा घर दिखा था। और लिटरली जब भागते 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 जब जाकर देखता है तो क्या पाता है कि वहां पर कोई मुर्दा घर है ही नहीं। बहुत दूर दूर तक देख लिया लेकिन वहां पर कोई मुर्दा घर है ही नहीं, और ना उसके आगे कोई गांव है, ना वहां से कोई बुजुर्ग आदमी आ सकता है, ना ही वहां कोई मोटा सा आदमी, ना ही कोई वहां पर मुर्दा घर। दिमाग पूरी तरीके से सन्न रह गया भाई का कि ये हुआ तो हुआ क्या, था तो था क्या। लेकिन वहीं पर इसको वही लॉकेट का आधा टुकड़ा मिलता है। ये देखते ही अब इसका दिमाग डबल सन्न हो जाता है कि ये लो, जब ये सपना था तो ये लॉकेट का आधा टुकड़ा यहाँ कैसे हो सकता है। ये उस लॉकेट के टुकड़े को घर लेकर जाता है और लिटरली इसके दिमाग में वही बातें, वही रात, वही सब कुछ चल रहा था। बहुत खौफनाक सपना था, रियलिटी थी, इसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो लॉकेट पाने के बाद ये जान जाता है कि वो बहुत खतरनाक रियलिटी ही थी जो मुझे सपना बन के दिखाई दी है। और वाकई में जो उसके साथ घटा था वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक बोल सकते हो आप कि सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए आया था। अभी रत्नेश के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उसकी खेती बाड़ी सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके पिताजी भी ठीक ठाक थे, रो नहीं रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना टाइप का दिखाई दिया था, लेकिन वो थी एक रियलिटी ही। रत्नेश समझ जाता है कि शायद मेरे साथ अब आगे कुछ बहुत खतरनाक घटने वाला है या कुछ तो होने वाला है। वो पहले से ही इस बार तैयारी कर लेता है कि कुछ भी हो अब मैं तैयार रहूंगा ऐसी सिचुएशन के चलते। उसने गांव से थोड़ा हटकर एक दुकान में काम करना भी शुरू कर दिया था कि कल को उसकी खेती में आँच आ जाए तो उसके ऊपर ये विपत्ति ना आए कि उसको रोना पड़े बैठ के। और इसी के चलते ये सिर्फ वापस से रिपीट होते हैं। एक दिन वापस से ऐसा आता है जिसके बाद से इनकी खेती जो इनके जो इनका बेटा रत्नेश और ये इनके पिताजी कर रहे थे, ये पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। वापस से वही सीन क्रिएट होता है, वापस से वही सब कुछ दिखाई देता है रत्नेश को जो वो देख चुका था। रत्नेश इस बार तैयार था, वो पहले से ही एक दुकान में काम कर रहा था और ये वाकई में रत्नेश के साथ जो हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ उसको प्रिपेयर करने के लिए हुआ था कि जो उसके साथ अब घटने वाला है वो उससे सावधान हो जाए। भाई वाकई में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन जो रत्नेश के साथ हुआ था वो रियलिटी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सपने वाली। लेकिन वो वाकई में उसके साथ रियल में दोबारी से रिपीट हुआ। उसका वापस से खेत गया, उसके वापस से पिताजी रोए। लेकिन इस बार रत्नेश तैयार था, वो समझ गया था कि ये जो भी मेरे साथ हुआ है
ये वाकई में मुझे सिर्फ और सिर्फ तैयार होने के लिए करवाया गया था। अब ये भगवान ने किया या किसी पिशाच ने किया ये इसको नहीं पता, लेकिन वो लॉकेट वो अपने पास आज भी रखता है। और वो रात को ये आज भी सोचता है तो पूरी तरीके से घबरा जाता है, डर सहम सा जाता है कि उस औरत का चेहरा इतना खौफनाक था और वो वाकई में उस बॉडी को इस प्रकार से खा रही थी कि कोई इंसान खा ही नहीं सकता। और ये पूरी घटना की स्टोरी मुझे ईमेल पे एक इंस्टाग्राम के यूजर ने ही लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको एक सीख, एंटरटेनमेंट और मनोरंजन में मिलेगा। बहुत तगड़ी हॉरर स्टोरी थी जिसने भी लिख कर भेजी, नाम नहीं रिवील कर सकता लेकिन बहुत खतरनाक स्टोरी थी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाओ, हमारे साथ जुड़ो और आपके साथ भी ऐसी कोई रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो जरूर से लिख कर भेजो। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर ही बन रहा हो। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।